दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं हूं कृष्णाकांत। नमस्कार, मैं रंजन पाल। और हम सभी लोग इस जगह पर एकत्रित हुए हैं इसलिए क्योंकि हम सभी एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो नेपाल को लेकर है। नेपाल के जो भी नए प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे युवा प्रधानमंत्री, जिनका नाम है बालेंद्र शाह, जिन्हें लोग प्यार से बालेन भी कहते हैं। तो वो जो हैं वो जब सत्ता में आए तो सत्ता में आने का उनका सबसे प्रमुख कारण यही है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज़ें उठाएं, बहुत सारे बातों का आवाज़ उठाएं। और उनके ही कारण से जो आपको बता दूं कि जो अभी जो नेपाल में जो दंगा हुआ था, जो मतलब एक नेप्टो बेबीज के खिलाफ में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में सबसे उग्र रूप लिया तब जब बालेंद्र शाह ने उसमें कूदे। और बालेंद्र शाह इस तरीके से कूदे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बालेंद्र शाह जो हैं वो एक गायक रैपर सिंगर हैं। और वो राजनीति में आने का उनका सबसे प्रमुख कारण है कि वो छात्र राजनीति से आए हुए हैं। और छात्र राजनीति से आते हुए वो रैप सिंगर हैं। और रैप सिंगर के चलते मतलब रैप के माध्यम से वो सरकार के भ्रष्टाचार के आवाज़ उठाते थे। और इसी कारण से आपको बता दूं कि वो नेपाल के काठमांडू से वो मेयर भी रह चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो बालेंद्र शाह हैं, सॉरी अभी जो ट्रेन जा रही है उसकी आवाज़ आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही होगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बालेंद्र शाह हैं वो नेपाल काठमांडू से मेयर रह चुके हैं। और जो बालेंद्र शाह हैं उनका जो मंशा है वो भारत के प्रति कोई अच्छा नहीं है। लेकिन मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो अपने देश में जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। भले हमारे लिए उनका अच्छा रुख नहीं है, रवैया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय काम है। और सबसे पहले तो आपको बता दूं कि उनकी सोच हमारे देश के लिए ऐसा है ना कि जब वो नेपाल काठमांडू से मेयर थे तो उनका जो ऑफिस था, उनके ऑफिस में एक मैप टंगा हुआ था जो कि ग्रेटर नेपाल के नाम से वो मैप था। और उस मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें बहुत सारे भारत के क्षेत्रों को दर्शाया गया है। जैसे कि आप देख लीजिए कि हिमाचल, बहुत सारे राज्य हैं जो उन्होंने अपने नक्शे में दर्शाया, दिखाया है कि ये और ये एरिया हमारे बिहार से कुछ क्षेत्रों को कुछ डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के बॉर्डर से मिलता है, यूपी का कुछ बॉर्डर है जो नेपाल से क्षेत्र है जो टच करता है, हाँ मिलता है, नेपाल से बॉर्डर है। तो वहाँ का कुछ खास करके बिहार के कुछ क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखा के, अरे हिमाचल प्रदेश के शिमला को दर्शाया गया है, उस नक्शे में दर्शाया गया है। बिहार के बहुत सारे क्षेत्रों को दर्शाया गया, उसके बाद में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग को भी दर्शाया गया है। तो इस तरीके से जो दर्शाया गया है तो इससे साफ समझ में आता है कि बालेंद्र शाह का जो भारत के प्रति जो रुख है, जो रवैया है, वो अच्छा नहीं है। लेकिन ठीक नहीं है भारत को लेकर। लेकिन आप कहेंगे कि जब भारत को लेकर के उनकी मानसिकता अगर ठीक नहीं है तो उनके लिए आप क्यों इतना वीडियो बना रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वो जिस तरीके से अपने देश में काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय काम है। उनका सबसे प्रमुख काम ये है, अच्छा काम यह है कि वो प्रधानमंत्री बनने के साथ ही सबसे पहले वेस्टर्न नाम से जितनी भी जो स्कूल है, कॉलेज है, उस पर बैन लगा दिए हैं। मतलब वेस्टर्न नाम का मतलब जो जैसे कि विदेशों का नाम के नाम से जो स्कूल है सब बंद रहेगा, वो नहीं चलेगा। यूरोप विदेशी जितने भी नाम होंगे उन सभी पर बैन लगा दिया गया है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो भी क्या उसको बोलते हैं, वेस्टर्न चीजों के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगाए हैं। वेस्टर्न और सबसे पहले तो आपको बता दूं कि वेस्टर्न चीजों पर वो बैन लगाए हैं, लेकिन वो खुद ही वेस्टर्न चीजों में मतलब लिपटे हुए हैं, जैसे कि उसी से रिलेटेड वो हैं, लेकिन इसको बैन किए हैं। और अभी तो हाल फिलहाल की न्यूज है, घटना है कि अभी वो एक ऐसा आदेश जारी किए हैं कि नेपाल में जितने भी जो सरकारी पदे हैं, जितने भी जो सरकारी नौकरियां हैं, मतलब बहुत मोस्ट जो पद हैं, उन सभी पदों पर हिंदू ही वहां पर बैठेगा उस पद पर। ऐसा नियम लगाए हैं। क्यों लगाए हैं? क्योंकि उनका कहना है कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। इसलिए जब हिंदू राष्ट्र है तो यहाँ पर उच्च पदों पर हिंदू ही बैठेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वेस्टर्न नाम के ऊपर जो बैन लगाए हैं ये बहुत ही अच्छा किया गया है। इससे क्या होता है कि उस देश की संस्कृति और कल्चर का बहुत बढ़ावा होता है, बहुत गर्व होता है। क्योंकि जो हमारा संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उस कल्चर और संस्कृति पर हम उन सभी लोगों को गर्व होता है, हमें भी गर्व होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, जो अभी वर्तमान में हमारे देश का जो दिल्ली है वो क्या था पहले, वो था पांडवों के द्वारा बसाया गया वो खांडप्रस्थ था। लेकिन वहां पर पांडवों के द्वारा परिश्रम करने के बाद में वो दिल्ली शहर को बसाया गया। लेकिन आज देख लीजिए, क्या वहां पर सर अर्जुन नाम से कोई रोड है? कोई नहीं है।
युधिष्ठिर नाम से कोई रोड है? नहीं। ये सब नामों सही है। क्या नकुल और सहदेव के नाम से कोई रोड है? कुंती नाम से कोई रोड है? नहीं है। बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड, इस तरीके का मतलब वहां पर सभी नाम दिया गया है। मतलब वहां पर जो एक दिखाया जाता है कि हमारा जो संस्कृति, हमारा जो कल्चर है, जो हमारे बड़े बड़े जो योद्धा थे, बड़े बड़े जो लोग थे, उन सभी लोग मिलकर जब उस शहर को बसाए हैं तो उनका नाम होना चाहिए, लेकिन उनका नाम पूरी तरीके से मिटा दिया गया। लेकिन धीरे-धीरे जब हमारे देश में, जब हमारे भारत में जो आक्रांता लोग आए, जी थोड़ा आप करेक्ट बोलिए सर। आक्रांता जो माइक से बोलिए सर, माइक से बोलिए ना सर। चलिए, जो भी हमारे देश में आक्रांता लोग आए, जो हमारे देश पे राज किए 600-800 वर्ष, जी, उस दरमियान दिल्ली के पूरे भारत का बेड़ा गर्क कर दिया। जो हमारी पुरानी ऐतिहासिक चीजें थी, सबका चेंज कर दिया गया, सबका नाम चेंज कर दिया गया। मतलब इस तरह से अभी दिल्ली में अकबर रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड, क्या मतलब है इसका? मतलब समझ लीजिए कि सनातन को मिटाने के लिए शुरू से ही षड्यंत्र रचा जा रहा है पूरी तरीके हमारे देश में। और हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका प्रमुख कारण ये सब है कि हमारे यहाँ गुलामी की मानसिकता है। आप देख लीजिए, जो कानून है वो भी गुलामी की कानून है, अंग्रेजों के द्वारा लिया गया कानून है। क्या सर, मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर, बात बिल्कुल सही। हमारे देश में जो कानून है वो अंग्रेजों के द्वारा लिया गया कानून है। आप देखिए, मैं माइक ले लेता हूँ थोड़ा सा, आवाज आपको अच्छा है। हमारे देश में आप देख लीजिएगा, अगर 100 रुपया आपका चोरी होता है सर, आप थाने जाइए, कंप्लेन तुरंत ले लेगा। लेकिन अगर आपके 100 एकड़ जमीन पर अगर कोई कब्जा कर लिया है ना, थाना कंप्लेन नहीं लिखेगा, सीधे कहा के जाइए आप वहां जाइए। तो इस तरीके का हमारे देश में माहौल है सर। अगर इस चीज पर अगर सुधार हो तब जाकर हमारा देश आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। हमारे देश में जो आतंकवादी हमले होते हैं, जिस तरीके से बहुत सारे जो कमियां हैं, और इस सारा का सारा जो जिम्मेदार है ना सर, वो हमारे देश के शुरुआती के हाथों में, जिनके हाथ में नेतृत्व था, उनका सारा किया कराया है, मतलब किया धरा है। जब हमारे देश से अंग्रेज चले गए तो क्या उनके नाम की हमें क्या लेना देना है? बिल्कुल भी नहीं। आज देख लीजिए कि जो चाइना है, चाइना हमसे 2 साल पीछे आजाद हुआ था सर। हाँ। चाइना हमसे आगे क्यों चला गया? क्योंकि चाइना जब आजाद हुआ तो चाइना का नेतृत्व जिनके हाथों में था, उन्होंने सबसे पहली चीज एक किया कि वहां गुलामी की मानसिकता को खत्म कर दिया गया। मतलब उनके बच्चे को ये पढ़ाया भी नहीं जाता है कि हम देश गुलाम था, सभी गुलाम थे। ये पढ़ाया ही नहीं जाता है। अभी भारत में है कि पूछता है वही सब, तुम गुलाम थे, तुम्हारे ऊपर कौन राज किया, कई साल तुम्हारे ऊपर मतलब शासन किया अंग्रेज, कब मुगल राज किया, कब अंग्रेज आए, कब बाबर आए, कब हुमायूं आए। गजब, इस तरीके की मानसिकता बच्चों में भर दिया गया है क्या? और तभी तो, और सभी मतलब हर छोटे से लेकर के अभी तक जो मतलब जो अब नौकरी लेने वाले जो एज हो गए, जो वयस्क लोग हो गए, शुरू से लेकर के अभी तक पढ़ाया जाता है कि तुम गुलाम थे। गुलामी की मानसिकता बच्चों से भरी जा रही है हमारे। भारत कब आजाद हुआ, भारत की खोज कब हुई? अरे यार, ये क्या है? वास्तव में क्या है? वास्तव में भारत की खोज नहीं हुआ था। भारत ठीक है, अभी हमारा टॉपिक को जो नेपाल को लेकर के बालेंद्र शाह के ऊपर है। तो ये चीज हमें अच्छी लग रही है। बालेंद्र शाह की जो कार्यविधि है आज के डेट में, हमें यही अच्छी लग रही है कि वो अपने देश के प्रति एकदम अपने देश के प्रति जो उनकी पुरानिक जो संस्कृति है वो वापस ला रहे हैं। हमारे देश में ये कब आएगा? और सर बहुत से लोग ये कहते हैं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं हिंदू, जैसे हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर चल रहा है, तो बहुत सारे सेकुलर लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों, हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, राष्ट्र बना के क्या करोगे? तो मैं उन सभी से पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे देश, हमारे पूरे वर्ल्ड में लगभग 57 देश मुस्लिम राष्ट्र है। 56-57 एक मुस्लिम राष्ट्र, ठीक है, मुस्लिम राष्ट्र है। तो मैं उनसे अगर कहूँ कि उन सभी देशों को सेकुलर तुम करो, घोषित करो, सेकुलर कर सकते हो क्या? उन सभी को मतलब एक क्या उसको कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष देश मतलब बना सकते हो, उसके संविधान में संशोधन कर सकते हो? तो क्या लोग कहें कि वो मुस्लिम, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है तो मुस्लिम देश क्यों नहीं होगा, मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं होगा? अरे बेवकूफ़, तो हमारे देश भारत में भी लगभग 80% हिंदू जनसंख्या है, तो क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए?
और विश्व का एकलौता ऐसा देश जो भारत है, जो हिंदू राष्ट्र होने वाला है, क्यों नहीं होना चाहिए? कमेंट के माध्यम से बताइए। मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, और आप सब भी इस कमेंट में ये बात लिखिए कि क्या हमारी बात से आप संतुष्ट हैं या नहीं है। क्या हमारे देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं चाहिए? और जिस तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री जो अभी बने हैं, बालेंद्र शाह, वो जिस तरीके से अपने देश में काम कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारे देश में भी काम करने की आवश्यकता है। जी, तो बिल्कुल बात सही बोले आप। उसी तरीके से काम करने की आवश्यकता है। भले उनका रवैया भारत के प्रति अच्छा न हो, लेकिन उनकी जो कार्य प्रणाली है, उनकी जो सोच है, उनकी जो कार्य प्रणाली है, वो अपने देश के लिए जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और इसी तरीके का मैं भी चाह रहा हूँ कि हमारे देश की सरकार इस तरीके के काम करे। तो दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो है, ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन है, आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और जहाँ पर हमसे गलती हुई है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे और उसको लेकर के हम अगली वीडियो बनाएंगे। तो हम सभी लोग को इजाज़त दीजिए। शाम होने वाला, ढल चुका है शाम, अब हम सभी लोग अपने अपने घर भी जाएंगे। तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम सभी लोगों को मालूम चले कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। क्या सर? जी, बात बिल्कुल सही बोले आप। तो हम सभी लोगों को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। भारत माता की जय। जय।